हाय गाइस, सांगवान एजुकेशन हब पर आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपने देखा है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, हम आपसे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, पर अब दोबारा से आपके सामने आपको एक ऐसी सीरीज देखने को मिलेगी जो आपकी कामयाबी के लिए बेहतर साबित होने वाली है। अगर हम इस सीरीज की बात करें तो इस सीरीज का जो नाम है वो हम खाकी सीरीज या खाकी बेंच रखना चाह रहे हैं। और इस सीरीज के अंदर आपको जो है टेस्ट सीरीज मिलेगी जो स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए तैयार की हुई है। और अगर हम बात करें कि इसका जो कंटेंट है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, भाटिया आश्रम सूरतगढ़ का पूरा कंटेंट आपको इस चैनल के ऊपर टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो है वो अवेलेबल होने वाला है। तो पहला टेस्ट यानी शेड्यूल फर्स्ट और पहला टेस्ट 27 अप्रैल 2025, जैसा कि आपको पता है वीकली भाटिया आश्रम के टेस्ट होते हैं और ये 27 अप्रैल का टेस्ट है। अब तक उनके 4 शेड्यूल कंप्लीट हो गए हैं, तो हम एक एक शेड्यूल को कर कर आपके सामने लेके आएंगे। इसमें पूरे 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके अंदर राजस्थान जीके रहेगा, आपका कंप्यूटर रहेगा, कंप्यूटर के अलावा रीजनिंग का जो पार्ट है वो भी रहेगा, और रीजनिंग के अलावा इंडिया का जो जितना भी पार्ट है वो भी रहने वाला है। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है। आप इन क्वेश्चंस को देखकर चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि एएलयू में ए का क्या अर्थ है। यानी आपको एएलयू जो टर्म दे रखी है, और हम स्टार्टिंग के जो 30 क्वेश्चन देखेंगे वो 30 क्वेश्चन कौन से रहने वाले हैं, वो 30 के 30 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एएलयू की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो अगर मैं एएलयू के पूरे नाम की बात करूं तो क्या होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब देखिए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो आपको पूछ रहा है ए का क्या अर्थ है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप आसानी से बता सकते हो, जैसा कि हमने पढ़ा है ए का जो हमारा मतलब है वो क्या है, अरिथमेटिक। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको उन 4 ऑप्शन में चेक करना है और देखकर बताना है कि अरिथमेटिक कौन से में है। पहले ऑप्शन में ऑटोमेटिक, जो कि गलत हो जाएगा, आफ्टर गलत हो जाएगा, अरिथमेटिक। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट दे रखा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर की बात करेंगे वो कौन सा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सी। अब बात करते हैं हम इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंप्यूटर में से इनपुट किया हुआ डाटा सर्वप्रथम कहाँ जाता है। यानी जब कंप्यूटर के अंदर हम डाटा को इनपुट करते हैं तो वो डाटा सबसे पहले कहाँ पर जाता है। तो इसका एकदम आसान जो है वो क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन दे रखे रोम में, माइक्रो प्रोसेसर में, रैम में, हार्ड डिस्क में, और ई नंबर खाली छोड़ने के लिए बोल रहा है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो हम क्या बोलेंगे, रैम में। जैसे सबसे पहले देखें कि जो कंप्यूटर का डाटा है वो सबसे पहले मान लो इनपुट डाटा, ये कहाँ जाएगा, तो हम बोलेंगे रैम में। रैम में जाके ये क्या होगा, प्रोसेस, और प्रोसेस होकर ये हमें आउटपुट के रूप में क्या प्राप्त होगा, एक यूजर के पास में जो डाटा आएगा आउटपुट के रूप में। किसके रूप में, आउटपुट के रूप में। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे इसके अंदर कि सबसे पहले इसमें इनपुट डिवाइस होगी, उसके बाद रैम में जाएगा, फिर रैम से क्या होगा, प्रोसेस होगा, और आउटपुट के द्वारा यूजर को प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, सी होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कंप्यूटर के सभी संसाधनों का हार्डवेयर के रूप में प्रबंधन कौन करता है। यानी जो कंप्यूटर है उसके जितने भी संसाधन हैं उन सब का हार्डवेयर के रूप में प्रबंधन कौन करता है। तो अगर हम हार्डवेयर के रूप में प्रबंधन की बात करें तो 4 ऑप्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, या एएलयू करता है, या सीयू करता है, या रैम करता है। तो पहला ऑप्शन अपना गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर हम सीयू के फुल फॉर्म की बात करें तो सीयू का फुल फॉर्म क्या होगा, कंट्रोल यूनिट। क्या होगा, कंट्रोल यूनिट।
तो हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर के जितने भी संसाधन हैं उनको हार्डवेयर के रूप में प्रबंधन करने का जो काम है वो कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हनीवेल 400, आल्टोस व लियो जैसे कंप्यूटर किस पीढ़ी के, यानी आपको 3 नाम दे रखे हैं कंप्यूटर के और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि ये कौन से कंप्यूटर के पार्ट हैं। तो अगर हम बात करें इन कंप्यूटर के पार्ट्स की तो ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर है, तो हम बात करेंगे कि दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनकी बात हो रही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में तथ्यों का मिलान करना है। यानी एक तरफ तो आपको पीढ़ी दे रखे हैं, दूसरी तरफ कुछ विशेषताएं दी गई हैं, यानी कौन सी पीढ़ी में किस चीज का आविष्कार किया गया था या कौन सी पीढ़ी में किस चीज का निर्माण किया गया था, उसी से संबंधित आपके सामने क्वेश्चन है। तो पहली पीढ़ी की बात कर रहा है, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, फिर चौथी की, और इसके साथ में उधर आपको क्या दे रखी है, विशेषताएं दे रखी है, जैसे सीडीसी 1600, सीडीसी 3600, गति मिली सेकेंड में, माउस का प्रयोग, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें किसमें पाई जाती है। तो सबसे पहली पीढ़ी जो है उसमें दूसरे में, यानी कि गति मिली सेकेंड में गति का मापन होता है, ये हमें दूसरी पीढ़ी के अंदर हमने पता किया था। अब इसके जो ऑप्शन है उसमें आप चेक करो कि 2 किस किस में है, अगर कट हो रहा है तो अपनी बात क्या हो जाएगी, यहीं से बन जाएगी। देखो पहली पीढ़ी में मैंने बताया गति मिली सेकेंड, अब 2 तो सब में आ रहा है तो हम क्या नहीं कर सकते, इसको कट नहीं कर सकते। अब हम दूसरी पीढ़ी के अंदर देखेंगे कि इन 4 में से दूसरी पीढ़ी के अंदर किस चीज का आविष्कार किया गया था। तो दूसरी पीढ़ी के अंदर पहला यानी सीडीसी 1600 और सीडीसी 3600 का आविष्कार किया था। अब दूसरे में पहला यानी कि बी में पहला यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, यानी दूसरा बी और डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कैंसिल। अब आपने 2 ऑप्शन को कैंसिल कर दिया, अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, एक तो ए नंबर और एक सी नंबर। हम बात करते हैं तीसरी पीढ़ी की, तो तीसरी पीढ़ी में क्या आया, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको बोलते हैं आईसी। क्या बोलते हैं, आईसी। और आईसी की फुल फॉर्म की बात करें तो वो क्या होगी, इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी पीढ़ी में माउस का प्रयोग किया था। तो इस तरह से हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, IBM 4300, हिटेची Z800, IBM 4381 किस श्रेणी के कंप्यूटर हैं। यानी आपको कुछ कंप्यूटर्स के नाम दे रखे हैं और उसके बाद श्रेणी पूछ रहा है कि इनकी कौन सी श्रेणी है, माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है या मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो आपको जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी नंबर होगा। कौन सा होगा, सी होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्रे, सीडीसी, एनईसी आदि किस प्रकार के कंप्यूटर हैं। यानी आपको 3 कंप्यूटर्स के नाम दिए हैं और उनमें से पूछ रहा है कि ये जो कंप्यूटर्स हैं ये किसके हैं। ये क्वेश्चन हमने ऊपर कर लिया था, मेन फ्रेम, सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा। अगला है, निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। क्या पूछ रहा है कि नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उन 4 में से आपको चेक करके बताना है कि इसमें से कौन सी जो है वो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो अगर हम कंप्यूटर की विशेषता की बात करें तो इसमें पहला बोल रहा है सक्षमता, फिर गति, फिर शुद्धता और अपग्रेड करना। तो 3 ऑप्शन तो करेक्ट होंगे, चौथा जो डी है वो आपका इनकरेक्ट होगा यानी गलत होगा। क्यों, तो हम बात करें कि जो कंप्यूटर है उसकी तकनीकी तेजी से क्या हो रही है, विकसित हो रही है। और अगर कंप्यूटर तेजी से विकसित होगा तो उसको अपग्रेड करने के लिए काफी महंगे खर्चा जो है पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए इसकी विशेषता के अंदर डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा।
बीच में हमारा एक क्वेश्चन रह गया था पीछे से, तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। आपके पास एक डिवाइस है जो कंप्यूटर की भांति कार्य कर रहा है, यानी हमारे पास क्या है, एक डिवाइस है जो कंप्यूटर की भांति कार्य कर रहा है, परंतु उसमें स्क्रीन नहीं है और जो आउटपुट सुइयों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है, तो वह किस प्रकार का कंप्यूटर है। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एनालॉग कंप्यूटर की, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर की, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर की। अगर मैं हाइब्रिड की बात करूं तो इन दोनों को मिला दें हम, तो वो क्या बनेगा, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर बनेगा। अब बात करते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जो सुइयों के माध्यम से हमें आउटपुट देता है। क्या करता है ये, सुइयों के माध्यम से सुइयों के माध्यम से आउटपुट देता है। अगला बोल रहा है डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर का क्या मतलब हो जाएगा कि हम बोलेंगे कि ये क्या करेगा, आउटपुट के लिए स्क्रीन लगी हो, यानी इसमें क्या होगा, आउटपुट के लिए स्क्रीन लगी हो और वहां पर हमें क्या प्राप्त हो, रिजल्ट, यानी कि परिणाम जो है वो हमें प्राप्त हो। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा ढंग से पढ़िए। इसमें दे रखा है आपके पास एक डिवाइस है जो कंप्यूटर की भांति कार्य कर रहा है, परंतु उसमें स्क्रीन नहीं है, आउटपुट सुइयों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है, तो किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो हम बोलेंगे एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा हमारा, तो हम बात करेंगे एनालॉग कंप्यूटर की। इसी के अंदर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक डाटा न होकर एक सूचना है। तो अगर सबसे पहले आपको इस चीज को समझना होगा कि सूचना एक्चुअल में होती क्या है। तो सूचना क्या होती है, एक सार्थक इंफॉर्मेशन। क्या, एक सार्थक इंफॉर्मेशन, एक सार्थक जानकारी, या फिर हम बात कर सकते हैं इंफॉर्मेशन की। अब देखिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि 15 राम, हम नहीं जानते 15 राम क्या है। कमल 19, ये भी कोई प्रॉपर नहीं है। विद्यार्थी का नाम रमेश कुमार दे रखा है, तो ये क्या है, एक सूचना है। क्या है, एक सूचना है। उपरोक्त सभी गलत हो जाएगा, तो हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा कंप्यूटर जो द्रव्यों को नाप कर स्क्रीन पर प्रस्तुत करता है। अभी जस्ट पीछे मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, क्या क्या, डिजिटल के बारे में बताया था, एनालॉग, और ये दोनों जो है इनका मिक्सअप रूप जो होता है वो कौन सा होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसमें एक ऐसा कंप्यूटर बताना है जो नाप कर स्क्रीन पर प्रस्तुत किया जा सके, यानी हमें परिणाम देखने को मिले। तो इसका जो करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, हाइब्रिड। द्रव्यों का जो नाप है वो एनालॉग में होता है। किस में होता है, एनालॉग में, द्रव्यों का नाप। और जो स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है वो कौन सा है, हाइब्रिड है। और इन दोनों का, सॉरी, एनालॉग है, और इन दोनों का जो मिक्सअप रूप है वो कौन सा हो जाएगा, आपका हाइब्रिड हो जाएगा। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कंप्यूटर के सभी डिवाइसों को अलग अलग पावर, बिजली देने का कार्य कौन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर के सभी डिवाइसों को अलग अलग पावर या बिजली देने का जो काम है वो कौन करता है। माइक्रो प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूपीएस, तीनों के तीनों आपके क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। आपका जो करेक्ट होगा वो डी नंबर होगा। कौन सा होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या लिखा है, तो हम बोलेंगे एसएमपीएस। क्या लिखा है, एसएमपीएस। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होगी, स्विच्ड एम से हमारा क्या बन जाएगा, मोड, और जो पी है उससे क्या बनेगा, पावर,
और बात करें एस की तो एस से क्या बनेगा, सप्लाई। क्या हो गया, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या फुल फॉर्म होगी, तो हम बोलेंगे स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस कंप्यूटर को हाथ से पकड़कर चलाया जा सकता है, यानी ऐसे कंप्यूटर का नाम बताना है जिसे हम हाथ से पकड़कर चला सकते हैं। डेस्कटॉप बिल्कुल नहीं, टैबलेट को चला सकते हैं, पॉमटॉम को चला सकते हैं। तो जो बी और सी है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। कौन सा होगा, जो टेबलेट और पॉमटॉम कंप्यूटर है इसको हम क्या बोल सकते हैं, हैंड हेल्ड कंप्यूटर। यानी हैंड हेल्ड कंप्यूटर किसे बोलते हैं, कि जिसे हम हाथ में पकड़ कर क्या कर सके, चला सके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के आकार के आधार पर वर्गीकरण चौथी पीढ़ी में किया। इनमें सबसे छोटे आकार के कंप्यूटरों को क्या कहते हैं, यानी सबसे छोटा जो कंप्यूटर है वो कौन सा है, तो हम क्या बोलेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या बोलेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर। नहीं होगा, आपका जो करेक्ट है वो कौन सा होगा, देखो मिनी दे रखा है, माइक्रो दे रखा है, मेन फ्रेम दे रखा है और सुपर कंप्यूटर दे रखा है। और इसमें सबसे जो बड़े की बात करें तो बड़ा कौन सा हो जाएगा आपका, सुपर कंप्यूटर। कौन सा होगा बड़ा, सुपर कंप्यूटर। अगर छोटे की बात करें, छोटा कौन सा होगा, माइक्रो। सबसे पहले क्या आएगा, माइक्रो। उसके बाद आपका कौन सा आएगा, मेन फ्रेम। मेन फ्रेम के बाद कौन सा आएगा, मिनी। मिनी के बाद कौन सा आएगा, सुपर कंप्यूटर। कौन सा आएगा, सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, देखो एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को बोल रहा है, कंप्यूटरों के आकार के आधार पर वर्गीकरण चौथी पीढ़ी में किया गया। इनमें सबसे छोटे आकार के कंप्यूटरों को क्या कहा जाता है, तो जो सबसे छोटे प्रकार के कंप्यूटर हैं उन्हें क्या बोला जाता है, तो हम बोलेंगे माइक्रो। क्या बोला जाता है, माइक्रो। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, माइक्रो आएगा। उसके बाद मिनी आएगा, उसके बाद मेन फ्रेम आएगा और उसके बाद कौन सा आएगा आपका, सुपर कंप्यूटर आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये सबसे क्या है, छोटा, और ये क्या है, सबसे बड़ा। तो बड़े और छोटे की जब भी बात की जाए तो जो छोटा है वो तो आपका कौन सा रहेगा, माइक्रो, और जो बड़ा है वो कौन सा रहेगा आपका, तो हम बोलेंगे कि सुपर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत द्वारा विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर निम्न में से कौन सा था, यानी भारत द्वारा विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर निम्न में से सिद्धार्थ, क्रे, XMP, परम 6000, परम 8000। तो हम बोलेंगे परम 8000। अगर हम बात करें इसके आविष्कार की, यानी इसके आविष्कार की, तो इसका जो आविष्कार है वो कब किया गया था, 1991 में। कब किया गया था, तो हम बोलेंगे 1991 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चौदह नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने दे रखा है कि क्रे, CDC, NEC आदि किस प्रकार के कंप्यूटर हैं, और उसके बाद आपको क्या दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको जो ऑप्शन है, मिनी है, मेन फ्रेम है, माइक्रो है, सुपर है। तो क्रे, CDC वगैरह जो है वो कौन से कंप्यूटर के प्रकार हैं, तो हम बोलेंगे सुपर कंप्यूटर के। किसके प्रकार हैं, सुपर कंप्यूटर के। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, यानी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। सक्षमता कंप्यूटर की विशेषता है, गति भी है, शुद्धता भी है, पर अपग्रेड करना कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। क्यों, क्योंकि जो कंप्यूटर की तकनीकी है वो तेजी से विकसित हो रही है और उसकी तेजी से विकसित होने के साथ साथ इसको अपग्रेड करना काफी महंगा होता है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर में किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग मुख्य प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में किया गया, यानी वैक्यूम ट्यूब की बात कर रहा है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसका प्रयोग
किया था। तो इसका जो प्रयोग है वो प्रथम पीढ़ी में किया गया था। कौन सी पीढ़ी में? प्रथम पीढ़ी में। अगला क्वेश्चन है एडवेक एनिएक जैसे कंप्यूटर किस पीढ़ी में बनाए गए थे? तो अगर हम बात करें ये कौन सी पीढ़ी के हैं? सारे प्रथम पीढ़ी के हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी में किया गया है? यानी जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका प्रयोग सबसे पहले किस पीढ़ी में किया गया था? आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, प्रथम पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, द्वितीय, चतुर्थ। तो हम बोलेंगे डी नंबर। कौन सी पीढ़ी? डी नंबर, यानी चतुर्थ पीढ़ी। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? जो क्वेश्चन हम पहले पढ़ भी चुके हैं, यानी आईसी का। तो अगर हम आईसी की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? द्वितीय पीढ़ी। आईसी में हम क्या बोलेंगे? द्वितीय पीढ़ी। और आईसी की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। बीस नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी अस्थायी मेमोरी है? यानी इनमें से आपसे क्या पूछ रहा है कि अस्थायी मेमोरी कौन सी है? रैम है, कैश मेमोरी है, रोम है, ए एंड सी है। सबसे पहले आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। रोम की क्या होगी? रैंडम, सॉरी, रोम की क्या होगी? रीड ओनली मेमोरी। क्या होगी? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। और जो आपका रैम है, रैम की क्या होगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। यानी कैश मेमोरी और कौन सी? रैम। जो कैश मेमोरी होती है वो भी आपकी क्या होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। कौन सी होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। जो कैश मेमोरी है इसमें कौन सी पाई जाती है? स्टैटिक। कौन सी? तो हम बात करेंगे कि इसके अंदर स्टैटिक रैम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्टैटिक रैम पाई जाती हैं। तो यानी अस्थायी की बात करें जब भी कंप्यूटर की मेमोरी की, तो हम बताएंगे रैम और कैश मेमोरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर की किस पीढ़ी की विशेषता होगी? तो हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करें यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की जब हम बात करेंगे तो वो कौन सी पीढ़ी में आएगी? तो हम बोलेंगे सिक्स्थ में। कौन सी में? सिक्स्थ में। अभी की बात करें कि अभी कौन सी पीढ़ी चल रही है, तो हम बात करेंगे अभी अपनी फिफ्थ पीढ़ी चल रही है। जैसे ही हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अचीव कर लेंगे तो वो कौन सी आ जाएगी? हमारी सिक्स्थ। कौन सी पीढ़ी आ जाएगी? सिक्स्थ पीढ़ी आ जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था? यानी किसकी बात कर रहा है? तो हम बोलेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर की बात की जा रही है। तो माइक्रो प्रोसेसर में दूसरी पीढ़ी बोल रहा है, चौथी पीढ़ी बोल रहा है, पांचवी पीढ़ी। और डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी बी और सी, यानी फोर्थ और जो फिफ्थ पीढ़ी है उसमें माइक्रो प्रोसेसर का क्या किया गया था? तो हम बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में मुख्य प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी थी? तो मुख्य प्रोसेसिंग डिवाइस अपने ट्रांजिस्टर थी। सेकंड पीढ़ी में कौन सी थी? ट्रांजिस्टर थी। अगला क्वेश्चन देखिए। चौबीस नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, रैम के ओवरफ्लो होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम जब सेकेंडरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी के रूप में प्रयोग करता है तो उसे क्या बोलते हैं? आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, सुपर मेमोरी, कैश मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? बी नंबर। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, यानी जो वर्चुअल मेमोरी है वो हमारा करेक्ट होगा। कंप्यूटर के ऑन होते ही सबसे पहले एक्टिव होने वाली मेमोरी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी
इंपॉर्टेंट है। यानी कंप्यूटर को जैसे ही हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो जस्ट उसको ऑन करते ही एक्टिव होने वाली मेमोरी कौन सी है, तो हम बोलेंगे रोम। कौन सी है? रोम। और रोम का पूरा नाम जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छब्बीस नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। कंप्यूटर की सभी यूनिट को आपस में जोड़ने का जो कार्य है वो किस डिवाइस के द्वारा किया जाता है? क्या पूछ रहा है कि कंप्यूटर के जो जितने भी यूनिट्स हैं उन सबको कनेक्ट करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो किस डिवाइस द्वारा किया जाता है? तो सी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट। किसके द्वारा किया जाता है? तो हम बोलेंगे मदरबोर्ड द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? तो हम क्या बोलेंगे? मदरबोर्ड द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीडीपी 8 एंड 11, एसडीएस 92 वेक्स कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर हैं? तो हम बोलेंगे मिनी कंप्यूटर। ये सारे के सारे क्या हैं? मिनी कंप्यूटर के पार्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कीबोर्ड का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी में स्टार्ट हुआ? तो अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड का जो प्रयोग है वो सबसे पहले तीसरी पीढ़ी में स्टार्ट हुआ था। कौन सी पीढ़ी में? तो हम बोलेंगे थर्ड पीढ़ी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल उपकरण नहीं है? यानी क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो पोर्टेबल उपकरण नहीं है? लैपटॉप है, आईपॉड भी है और थंब ड्राइव भी है। तो जो आपका सी नंबर ऑप्शन है डेस्कटॉप कंप्यूटर, वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 30 नंबर कि IEEE का पूरा नाम क्या है? और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट होगा डी नंबर। कौन सा होगा? डी नंबर, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। क्या होगा? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। इस तरह से आपने देखा कि हमने कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन कर लिए? 30 क्वेश्चन कर लिए। कितने क्वेश्चन किए हमने? कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन। अब रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 30 ही क्वेश्चन किसके आएंगे? रीजनिंग के। वो क्वेश्चन आप हम अभी नहीं करेंगे। रीजनिंग के जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, उनको हम अभी के लिए क्या करेंगे? स्किप करेंगे। और रीजनिंग के लिए मैं आपके लिए एक अलग से सेशन लेके आऊंगी जिसमें सारे क्वेश्चन किसके होंगे? रीजनिंग के होंगे। तो 2 मिनट के लिए आपका ब्रेक है, तब तक आप चैनल पर बने रहिए। मैं जस्ट 2 मिनट में आपसे दोबारा से कनेक्ट होती हूँ। तो अब हम बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट की। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो बाकी रीजनिंग के हैं, जो कि हम अभी के लिए स्किप करके चल रहे हैं। रीजनिंग का अलग से एक सेशन लेके आएंगे जिसके अंदर हम रीजनिंग के सारे क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, जितने क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके करंट अफेयर्स के आएंगे, राजस्थान जीके के आएंगे और किसके आएंगे? इंडिया जीके के आने वाले हैं। देखिए 61, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से राजस्थानी भाषा के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मुकुट मणिराज को उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया जाएगा? यानी ये जो अवार्ड है ये किस कृति, यानी कौन सी कविता थी या कौन सी कृति थी, कौन सी रचना थी जिसके लिए ये दिया जाएगा? तो हम क्या बोलेंगे? गांव और अम्मा। क्या? गांव
और अम्मा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार, जो वन रिपोर्ट भारत की है वो राजस्थान के संदर्भ में बताना आपको कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उन चारों में गलत कौन सा है, यानी सुमेलित नहीं है। पहला है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो कौन सा है, उदयपुर। कौन सा है, उदयपुर। सर्वाधिक झाड़ियों वाला जिला कौन सा है, तो हम बोलेंगे बारां। सर्वाधिक अति संघन वन वाला जिला तो हम बोलेंगे अलवर। सर्वाधिक खुले वन वाला जिला तो क्या है, उदयपुर। तो इसमें जो इनकरेक्ट है यानी सुमेलित नहीं है वो बी नंबर ऑप्शन है। 12 की जगह कौन सा आता है यहाँ, पाली। कौन सा आता, पाली। यानी सर्वाधिक झाड़ियों वाले अगर हम जिले की बात करें तो वो कौन सा है, तो हम बोलेंगे पाली। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 63। क्वेश्चन है कि 15 दिसंबर 2024 को उद्घाटन किया गया भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम कहाँ है। तो भारत का जो पहला जियो साइंस म्यूजियम है वो एमपी में है। कहाँ है, एमपी। और एमपी के अंदर भी कहाँ है, ग्वालियर में। कहाँ पर, ग्वालियर में। तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 64 में क्या दे रखा है आपको, निर्मला सीतारमण व रोशनी नादर मल्होत्रा के अलावा अन्य किस भारतीय को फोर्ब्स की वर्ष 2024 की विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं में शामिल किया गया। तो वो कौन थी, अरुणा रॉय थी, पूजा शर्मा थी, किरण मजूमदार शो थी, स्वाति पालीवाल थी। तो सबसे पहले हम फोर्ब्स की बात करें तो 21वीं सूची जारी हुई। कौन सी, तो हम बोलेंगे कि 21वीं सूची को जारी किया गया। उसमें निर्मला सीतारमण तो है ही है, रोशनी नादर मल्होत्रा है, इनके साथ एक और महिला है और वो कौन सी है, किरण मजूमदार शो। कौन सी है, किरण मजूमदार शो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हो आपके सामने है, मध्य प्रदेश में बाघों के संरक्षण के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने राता पानी अभ्यारण्य को 2 दिसंबर 2024 को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। इसके साथ ही राता पानी टाइगर रिजर्व देश का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया। और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 55वां, 56वां, 58वां, 57वां। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 57वां। कौन सा हो जाएगा अपना, 57वां। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्षावरण में सर्वाधिक कमी दर्शाने वाला राज्य। तो अगर सर्वाधिक कमी दर्शाने वाले राज्य की बात की जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। कौन सा हो जाएगा, एमपी। यानी वन क्षेत्र में 612.14 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर पिछड़ा है, यानी पीछे गए हैं, या बोल सकते हैं इसमें इतनी कमी आई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से वर्तमान में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन है। तो अगर हम डीजीपी की बात करें तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और 4 में से अगर हम करेक्ट की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, यू आर साहू। कौन सा हो जाएगा, यू आर साहू। राजस्थान पुलिस के अंदर अभी वर्तमान में क्या है, डीजीपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से भारत जापान का वह संयुक्त युद्धाभ्यास कौन सा है जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया।
और आपको कितने ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको इसमें क्या बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। अनंत विजय, भारत शक्ति, धर्म गार्जियन, तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से राजस्थान में मक्का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित है। किसकी बात की जा रही है, मक्का उत्कृष्टता केंद्र की। तो ये कहाँ पर है, तो हम बोलेंगे उदयपुर में। कहाँ पर है ये, उदयपुर में। तो डी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 16वीं विधानसभा चुनाव में कितनी महिला विधायक चुनी जा चुकी हैं। सबसे पहले इसमें 2 फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। 16वीं विधानसभा की बात करें तो कितनी थी, 20 महिला विधायक। कितनी, 20 महिला विधायक। परंतु उपचुनाव हुए, जैसा कि आपने देखा, क्या हुए, उपचुनाव। तो उपचुनाव के अंदर सलूम्बर से, कहां से, सलूम्बर की जो सीट है वहां से एक और महिला सांसद बनी और उसका नाम क्या था, शांति देवी मीणा। क्या नाम था, तो हम बोलेंगे शांति देवी मीणा। तो अब टोटल बात करें तो टोटल कितनी होगी, 21। कितनी होगी, 21। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सी। कौन सा होगा, सी। अब थोड़ा सा पीछे बैक में जाते हैं कि पिछले के टाइम में कितनी कितनी थी, कब कब, 2018। कब की बात करें, 2018 में कितनी थी, 29। 2018 में कितनी महिला सांसद थी, तो हम बोलेंगे, सॉरी 2008 क्या है यहाँ, 2008। 2008 में कितनी थी, 19। 2008 के बाद अगर हम बात करें 2013 की, तो 2013 के अंदर भी अपने पास कितनी थी, 29। अब 2013 के बाद 2018 की बात करें, कब की बात करें, 2018 की, तो 2018 में कितनी होगी, 27। कितनी, 27। और अब बात करें हम कब की, वर्तमान की, यानी कि 2025 या 24 की बात करें, तो 25 में कितनी हो गई अपने पास, 21। कितनी है, 21 है। तो आप देख रहे हो पहले के टाइम में आंकड़ा ज्यादा था, अभी के टाइम में कम है। अब थोड़ा सा फैक्ट और निकाल के लेके आते हैं कि जो 21 है अभी, उनमें से कितनी कहां पर है। तो अगर हम भाजपा की बात करें, किसकी बात करें, भाजपा की सीट, तो भाजपा की सीट पर महिला कितनी है, 10। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में कितनी है, तो हम बोलेंगे कि 9। और अन्य पार्टी से बात करें तो अन्य पार्टी से कितनी है, 2 मंत्री हैं। टोटल बात करेंगे 10 और 9 19, 19 और 2 कितने, 21। आपकी टोटल कितने, 21 महिला विधायक सामने हैं। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी एक बेहतरीन तरीके से कर लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से, सॉरी 70 नंबर आपका हो गया है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। 71 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से चूना पत्थर किस सेल का उदाहरण है। तो चूना पत्थर की बात करें तो आगन्य सेल का उदाहरण है। किसका है, आगन्य का। अब आगन्य के अंदर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। क्या आएंगे, एक तो ग्रेनाइट और क्या होगा, बेसाल्ट। क्या हो गया, बेसाल्ट। उसके बाद है कायांतरित सेल। क्या है, कायांतरित सेल। तो कायांतरित सेल में क्या होगा, एक तो स्लेट होगा और एक होगा सिस्ट। क्या होगा, स्लेट और सिस्ट। अगला है अवसादी सेल। तो अवसादी सेल की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, चूना पत्थर। क्या आएगा, चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर पीतल के इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। और आपको क्या दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 4 ऑप्शन। तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 73 कि दूसरी जो बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासन काल में किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो हम बोलेंगे साब कमीर। किसकी अध्यक्षता में, साब कमीर। तो हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 74 क्वेश्चन आपके सामने है।
निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? और इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। कौन सा होगा? सी नंबर। यानी 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसको ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल क्या किया था? बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये अच्छा क्वेश्चन है और एकदम बात करें इस क्वेश्चन की तो ये आसान क्वेश्चन भी है। क्या है? आसान क्वेश्चन भी है। प्रारूप समिति की हम बेसिक बात कर लेते हैं थोड़ी। प्रारूप समिति की बात करें तो इसका जो गठन है, क्या गठन, वो कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन आप सबको याद होना चाहिए 29 अगस्त 1947। कब हुआ था? तो हम बोलेंगे 29 अगस्त 1947। अब गठन की बात करते हैं। इसके अंदर टोटल क्या, टोटल मेंबर कितने थे, यानी सदस्य कितने थे? तो हम सदस्य की बात करें या सदस्यों की बात करें तो इसके अंदर टोटल 7 सदस्य थे। कितने थे? टोटल 7। और 7 कैसे? 1 + 6। क्या? 1 + 6। जो 1 था वो क्या है आपका? अध्यक्ष भी इसमें इंक्लूड है। क्या है? अध्यक्ष भी इसमें इंक्लूड है। और अगर हम बात करें अध्यक्ष की कि अध्यक्ष कौन था तो हम बोलेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बात करते हैं कि जो प्रारूप समिति थी उसके अंदर टोटल कितनी बैठकें हुई थी? अगर हम कुल बैठकों की बात करें तो इसमें 141 बैठक हुई थी। कितनी? 141 टोटल बैठक हुई थी। और सदस्य जितने थे उन सबका जो नाम था वो कृष्ण भगवान के नाम पर रखा है। किसके? कृष्ण भगवान से मिलता जुलता, यानी कृष्ण भगवान के जितने उपनाम हैं उनसे मिलता जुलता या उन्हीं के नाम के ऊपर कमेटी के जितने सदस्य थे उनका नाम था। अब पूछ रहा है कि प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था इन चारों में से। फर्स्ट ऑफ ऑल एन गोपाल स्वामी अयंगर, तो ये भी था। अल्लादी कृष्ण स्वामी, अब कृष्ण नाम आ गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ कृष्ण नाम आ गया, यहाँ गोपाल नाम आ गया। के एम मुंशी, बी डी खत्री। तो इसका जो इनकरेक्ट आंसर होगा वो बी डी खत्री होगा। कौन सा होगा? बी डी खत्री। तो डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। उत्पादन साधनों पर नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा है? तो हम बोलेंगे 3 भागों में। कितने भागों में बांटा है? 3। एक कौन सी हो जाएगी? पूंजीवादी, दूसरी समाजवादी और तीसरी कौन सी हो जाएगी? मिश्रित। कौन सी हो जाएगी? मिश्रित। तो ये आपको तीनों ध्यान रखने हैं। कौन कौन सी? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। अगर टोटल अर्थव्यवस्था किसके आधार पर बात करें? उत्पादन साधनों के आधार पर बात करें तो कितने भागों में बांटा गया है? तो हम बोलेंगे 3 भागों में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि तृतीयक श्रेणी या जो तीसरा क्षेत्र है उसके अंडर नहीं आती? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो थर्ड है क्षेत्र, थर्ड क्षेत्र में सेवाएं आएंगी। क्या आएंगी? सेवाएं। अब ऑप्शन देखिए, बीमा है, परिवहन है, शिक्षा एवं व्यवस्था। ये तीनों के तीनों ऑप्शन किससे रिलेटेड है? सेवा क्षेत्र से रिलेटेड है। पर डी नंबर भवन निर्माण, क्या भवन निर्माण 3 नंबर से रिलेटेड नहीं है। भवन निर्माण जो है वो हमारे द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। किससे? द्वितीयक क्षेत्र से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? आपको क्या बताना है कि इसके अंदर 2 नाम दिए हैं, एक तो फोबोस और एक डिमोस। ये किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो कौन से ग्रह के हैं? ये मंगल ग्रह के। कौन से ग्रह के हो जाएंगे? अपने मंगल ग्रह के हो जाएंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लेता है? तो कौन लेता है? तो हम बोलेंगे बृहस्पति। कौन लेता है? बृहस्पति। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर,
चंद्रमा का एक्स तल पृथ्वी के एक्स के साथ कितने डिग्री के एक्स कोण बनाता है? तो हम बोलेंगे 58.48 डिग्री। कितना बनाता है? 58.48 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है? किसकी बात कर रहा है? कि जो सूर्य है वो मकर रेखा पर लंबवत कब होता है? तो हम क्या बोलेंगे? 23 सितंबर को। कब होता है? 23 सॉरी क्वेश्चन बोल रहे हैं हमने कि सूर्य मकर रेखा पर लंबवत कब होता है? तो 22 दिसंबर को। कब होता है सूर्य मकर रेखा पर लंबवत? तो हम बोलेंगे 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आपको 4 विकल्प दे रखे हैं और उसमें से क्या बताना है कि पूर्व की ओर हिमालय की हिमनदों का जो सही क्रम है वो चुनना है। क्या चुनना है? कि बाईं तरफ हिमालय के जितने हिमनद हैं उनको चुनना है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? बटूरा हिमनद, फिर ब्याफो हिमनद, फिर हिस्पर हिमनद और सियाचिन हिमनद। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हिमालय के हिमनदों का जो सही क्रम है वो क्या होगा? बटूरा हिमनद हो जाएगा, ब्याफो हिमनद हो जाएगा और हिस्पर हिमनद हो जाएगा और सियाचिन हिमनद हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य कितने डिग्री चैनल स्थित है? तो हम बोलेंगे 10 डिग्री चैनल। कितने डिग्री चैनल स्थित है? तो क्या बताएंगे? 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई कितने मीटर है? क्या पूछ रहा है कि जो अनाईमुडी है उसकी कितने मीटर ऊंचाई है? तो सी नंबर ऑप्शन होगा, यानी 2695। क्या होगा? 2695 मीटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल झील से निकलती हैं? और आपको क्या दे रखे हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो करेक्ट है वो कौन सा हो जाएगा? सतलज नदी। कौन सा होगा? सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो कौन सी नदी पर है? कावेरी पर। किस नदी पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर। नेक्स्ट को क्या करना है? हमें मैच करना है। क्या करना है? मैच करना है। देखिए, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल दे रखे और उनको मैच करना। सबसे पहले देखो, राखी गढ़ी। आप सबको पता होना चाहिए कि जो राखी गढ़ी है वो कहाँ पर है। तो हम क्या बोलेंगे कि राखी गढ़ी हरियाणा में है या कर्नाटक में है या राजस्थान में है या फिर गुजरात में है। तो हमारा राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। अब कालीबंगा सबको पता राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। अब देखो, सबसे पहले डी नंबर में 2 कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? तो डी में 2 सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा, सी में। किसमें? सी में। तो फर्स्ट का तो क्या हो जाएगा? गुजरात। हुल्लर कहाँ? कर्नाटक में। राखी गढ़ी हरियाणा में। कालीबंगा राजस्थान में। क्या? गुजरात कहाँ? सुरकोतड़ा में। राखी गढ़ी कहाँ? हरियाणा में। हल्लूर कहाँ? कर्नाटक में। और कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में। और सी नंबर ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 88 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता
के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? क्या बताना है कि आपको इनमें से 4 ऑप्शन में से असत्य कथन बताना सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, यहाँ तक क्या आपका करेक्ट है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाते हैं, ये बात भी क्या है करेक्ट है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें गेहूं व चावल, गेहूं तक तो ठीक है पर चावल की जगह क्या आएगा, जौ आएगा। यह रंगपुर और लोथल से चावल के दाने प्राप्त हुए हैं जिनसे धान की खेती होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे वाला पूरा करेक्ट है, बस चावल की जगह क्या आता, जो आता। तो आप पकड़ गए होंगे, आपका करेक्ट तो क्या है बी नंबर। अगला भी देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग पशुओं में कुब्बड़ वाले सांड की पूजा करते थे, किसकी, कुब्बड़ वाले सांड की। शिव पूजा व वृक्ष पूजा का प्रचलन भी सिंधु सभ्यता के प्रारंभ हुआ। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का साम्य भी सिंधु सभ्यता से है। तो इन करेक्ट की बात करेंगे, असुमेलित की बात करेंगे तो अपना 2 नंबर ऑप्शन यानी बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो, प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्विक द्वारा की गई थी? तो आपको इसमें क्या बताना है, करेक्ट आंसर बताना है। आपको 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, उन 4 में से आप अगर करेक्ट की बात करेंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा, आर डी बनर्जी। कौन सा हो जाएगा, आर डी बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना? किसको, मध्य एशिया को। तो किसने माना था, मैक्स मूलर ने। किसने माना था, मैक्स मूलर ने। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला सतलज का सतुंदरी, रावी का पुष्करणी, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। गंडक का सदानेरा, ये भी करेक्ट है। चिनाब का वितस्तर नहीं होगा, अस्किनी होगा। कौन सा होगा, अस्किनी। चिनाब का क्या होगा, अस्किनी होगा। अगला देखिए, 10 राज युद्ध। 10 राज का मतलब है जो 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, ऋग्वेद के कौन से मंडल में उल्लेखित है? तो हम बोलेंगे 7th। ऋग्वेद के कौन से मंडल में, 7वें मंडल में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है 93, सूची दे रखी है और इसको हमें क्या करना है, मैच करना है। अब देखो, इस क्वेश्चन को आप आसानी से पकड़ सकते हो, इसमें से अगर आपको 2 भी आ रहे हैं तो बाकी को आप कट करके भी कर सकते हो। देखिए, कौशल क्या, श्रावस्ती। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कहीं 2 नहीं है, सिर्फ बी में है। कहाँ है, बी में। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, बी नंबर। कुरु जो है वो कुरु कहाँ जाएगा आपका, तो हम बोलेंगे इंद्रप्रस्थ में। कंबोज है, कंबोज कहाँ जाएगा, हाटक में। और वत्स कहाँ जाएगा, कौशाम्बी में। तो हमारा इस तरह से करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो 94, महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट नगर में बिताया था, यह किस महाजनपद की राजधानी थी? सबसे आसान क्वेश्चन है जो आपको 6th 7th आरबीएससी की जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं वहां पर देखने को मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, मत्स्य। क्या होगा, मत्स्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95, निम्नलिखित में से महावीर स्वामी की माता का नाम। सबसे आसान क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा आपसे कि जो महावीर स्वामी हैं उनकी जो माता थी उनका नाम क्या था? महामाया, कौशल्या, अनुजा, त्रिशला। तो सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगला देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से सिविल सेवकों की भर्ती व चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का प्रारंभ किया गया? तो कौन से एक्ट के द्वारा किया गया? तो हम बोलेंगे 1853 के चार्टर एक्ट। किसके द्वारा, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा सेवकों की भर्ती यानी सिविल सेवा के लिए और खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ जो था वो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से द्वैध शासन व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? यानी जो द्वैध शासन
द्विशासन या द्वैत शासन की जो बात की जा रही है, उसके जन्मदाता की बात की जा रही है कि उसके जन्मदाता कौन थे। और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन चारों में से आपको क्या करना है कि करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखिए, ऑर्थर हेनरी, कौन सा? ऑर्थर हेनरी। इसके अलावा कौन सा दे रखा है? रॉबर्ट पैटिसन, लॉर्ड लिनलिथगो, लियोनेल कार्टिस। तो इसका सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 98 कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने में उनमें सुधार हेतु सुझाव देने के उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड इरविन 1926 से 31 तक के समय में भारत सचिव बिर्किन हेड द्वारा जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 कब? 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की क्या की गई? नियुक्ति की गई। तो ये जो साइमन कमीशन था, इस आयोग के अंदर टोटल जो सदस्य थे उनकी बात कर रहा है। तो कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। कितने थे? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित अधिनियमों में सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक अधिनियम 1935 का था। तो भारत सरकार अधिनियम था, इस जिसमें कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? किसकी बात कर रहा है? सिर्फ 1935 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 1935 की। पूछ रहा है टोटल कितने अनुच्छेद थे, तो हम बोलेंगे 321 अनुच्छेद थे। भाई कितने आर्टिकल थे? 321। अब बात करते हैं अनुसूचियों की, यानी शेड्यूल्स कितनी थी? इसमें 10 अनुसूचियां थी। तो अपना सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी 321 तो अनुच्छेद और 10 क्या थी? इसमें अनुसूचियां थी। नेक्स्ट देखो, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पारित किया गया? तो इसका सी नंबर करेक्ट जाएगा आपका मार्ले मिंटो सुधार। कौन सा? मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 ईस्वी में विधानसभा का चुनाव हुआ। तो कुल 389 जो सदस्य थे उनमें से प्रांतों के लिए निर्धारित कितने सदस्यों को चुना गया? तो हम क्या बताएंगे? 296 सदस्यों को। किसको? 296 को। अब बात करते हैं कांग्रेस के कितने थे? क्या? तो कांग्रेस के सदस्यों की बात करेंगे तो कितने थे? 208। कितने थे? 208। इसके अलावा मुस्लिम लीग की बात करें, किसकी बात करें? मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग के टोटल कितने थे? 73। कितने थे? 73 थे। और बाकी के जो बच गए अन्य दल, उनके लिए 15 थे। क्या थे? अन्य दल के लिए 15। तो आपको ध्यान रखना है कि 295 सदस्यों के लिए किया गया था। कब? जुलाई 1946 में। और टोटल कांग्रेस की कितनी थी सीटें थी? 208, मुस्लिम लीग की 73 और अन्य दल के लिए 15। इकतीस दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 31 दिसंबर 1947 के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो सदन था, सॉरी अपने क्वेश्चन रहे तो नहीं, ये देखते हैं 1 मिनट। हाँ, 2-3 क्वेश्चन रहे हैं। देखो 102 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से देश की एकमात्र ऐसी देशी रियासत कौन सी थी जिसके प्रतिनिधि विधानसभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो वो कौन सी थी? हैदराबाद। कौन सी थी? हैदराबाद एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि विधानसभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है पर एकदम आसान है। 15। टोटल कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में? तो हम बोलेंगे 15 महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी सूची 1 और 2 दे रखी है और हमें इनको क्या करना है, मैच करके बताना है। क्या करना है, एक में समिति दे रखी है, दूसरी तरफ क्या दे रखे हैं आपको, अध्यक्ष दे रखे हैं। अब देखिए, संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति की जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति की सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार समिति के जेबी कृपलानी। और सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन आगे दे रखे हैं वो एकदम करेक्ट है। क्या है, जितने ऑप्शन आगे दे रखे हैं वो सारे के सारे आपके सही हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था? तो हम बोलेंगे पश्चिमी बंगाल से। कहां से हुआ था? पश्चिमी बंगाल से अंबेडकर का संविधान सभा के लिए जो निर्वाचन है वो हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से 12वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई? तो हम बोलेंगे 14वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से अधिनियम द्वारा? 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता है? यानी जो भारतीय संविधान है उसकी किसकी बात कर रहा है? विशेषताओं की बात कर रहा है कि कौन कौन सी इनकी विशेषताएं हैं। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य, तो ये अपना क्या होगा, करेक्ट होगा। लोक प्रभुत्व पर आधारित संविधान, तो ये भी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला है संसदीय प्रभुत्व तथा न्यायिक व्यवस्था में समन्वयता, तो ये भी क्या है, करेक्ट। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जन गण मन को संविधान द्वारा आधिकारिक रूप से भारत की राष्ट्रगान के रूप में कब जो है वो स्वीकार किया गया? तो हम बोलेंगे 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा? तो हम बोलेंगे 24 जनवरी 1950 को। अब बात करते हैं हम 109 नंबर क्वेश्चन के, जो कि थोड़ी देर पहले स्लाइड में आया था। देखो, 31 दिसंबर 1947 को भारत की जो संविधान सभा है उसमें निम्नलिखित में से कौन से प्रांत से प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो हम बोलेंगे संयुक्त प्रांत। कहां से? संयुक्त प्रांत। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 110 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है? यानी 4 ऑप्शन है और उनमें से आपको बताना है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहा जाता है। तो हम अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट को। किसको? 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? यानी तीसरे क्षेत्र की बात कर रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड क्षेत्र है उसके अंदर क्या आता है, सेवाएं आती हैं। क्या आती हैं? सेवाएं। अब स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंक सेवाएं, ये सारी तो क्या हो गई, इसके अंदर इंक्लूड है, पर जो डेयरी है वो इसमें क्या है, सम्मिलित नहीं है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है। अगला क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार वर्तमान में भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य विधाएं अस्तित्व में है? तो कितनी है? तो हम बोलेंगे 8। कितनी है टोटल? 8। अब एक बार हम उन 8 का नाम देख लेते हैं कि वो 8 कौन कौन सी है। तो देखिए, सबसे पहले भारतनाट्यम। कौन सा? भारत नाट्यम। भारतनाट्यम के अलावा 2 नंबर पर अगर हम बात करें तो बोलेंगे मोहिनी अट्टम। क्या? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम के बाद भी अगर हम बात करें 3 नंबर की, तो 3 नंबर के अपने पास क्या आ जाएगा 3 नंबर पर? कथकली। क्या आएगा? कथकली। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में आ जाएगा कथक। क्या आएगा? कथक। अब 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर में आएगा कुचिपुड़ी। क्या आएगा? कुचिपुड़ी। अगला देखो, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। अब अगले की हम बात करें तो अगला अपने पास क्या आ जाएगा? मणिपुरी। क्या आएगा? मणिपुरी। उससे अगला आएगा ओडिसी।
उससे अगला आएगा सत्रिया। तो इस तरह से हमने कितने नाट्य पढ़े? 7। कितने पढ़े? शास्त्रीय नृत्य की विधाओं की बात की जाए तो टोटल कितने हैं? 7, सॉरी 8 है। कितनी है? 8। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हम बात करें कौन कौन सी है तो हम बोलेंगे भारतनाट्यम है, मोहिनी अट्टम है, कथक है, कथकली है, इसके अलावा सत्रिया है, ओडिसी है और कुचिपुड़ी है और मणिपुरी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखे हैं कि सुमेलित नहीं है बताना। एक तरह शास्त्रीय नृत्य और दूसरी तरह क्या भाव दे रखे हैं। तो भारतनाट्यम में लास्य का भाव आता है। किसका आता है? लास्य का भाव। कथकली में तांडव का आता है, ओडिसी में लास्य का आता है, मोहिनी अट्टम में लास्य का। तो जो ए नंबर ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 114 आपके सामने है कि कठपुतली, चकली, तेरे ताली, पनिहारी, सुईसनी, घूमर। जैसे ही घूमर नाम याद आ जाए, घूमर, आपको क्या ध्यान रखना है? राजस्थान। क्या? राजस्थान। धमाल, कालबेलिया, गणगौर, छारी आदि लोक नृत्यों का संबंध किस राज्य से है? और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। करेक्ट होगा डी, राजस्थान। गणगौर से भी आप पकड़ सकते हो, कालबेलिया से भी आप पकड़ सकते हो, धमाल से भी आप पकड़ सकते हो, छारी से पकड़ सकते हो, तेरे ताली नृत्य आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, कठपुतली नृत्य देखा होगा। तो ये सारे के सारे नृत्य कहाँ से? हमारे राजस्थान के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 115। निम्नलिखित में से किसी पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? ये हमारे वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे अब आपके सामने 10-12। यानी कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो अगर हम बात करें पुनर्जागरण के अग्रदूत की तो किसे माना जाता है? पेट्रार्क को। किसको? पेट्रार्क को। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों में से विचार करके हमें इनका संबंध किससे है ये बताना है। देखो, वह एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक हैं। वह द लास्ट सुपर और मोनालिसा जैसे अमर चित्रों की रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। तो करेक्ट क्या होगा? बी, लियोनार्ड द विंची। क्या होगा? लियोनार्ड द विंची। मोनालिसा से आप वो मोनालिसा मत समझ जाना जो कि काफी थोड़े टाइम पहले वायरल हुई थी अपनी सुंदरता के कारण। यहाँ पर मोनालिसा एक अमर चित्रों रचना की बात कर रहा है। अगला देखिए 117। निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक द प्रेंच ऑफ फोली में व्यंग्यात्मक शैली में पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? इरास्मस। कौन सा होगा? इरास्मस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 118 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? क्या पूछ रहा है कि इनमें से किसने बाइबिल का जर्मन भाषा में जो है वो अनुवाद किया? तो किसने किया था? मार्टिन लूथर ने। किसने किया था? मार्टिन लूथर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। अगला देखिए 119 नंबर। धर्म सुधार आंदोलन के दौरान किसे प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? काफी अच्छा। यानी कि धर्म सुधार आंदोलन के दौरान किसे प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को। किसको कहा जाता है? तो हम बोलेंगे जॉन विक्लिफ को। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है 120। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1783 में पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसके तहत ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के अपने कितने उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार करी? तो 13 उपनिवेशों की जो स्वतंत्रता थी वो स्वीकार की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 121। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया? क्या कि प्रतिनिधित्व कर नहीं तो का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने। किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? क्या पूछ रहा है? राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार। तो हम बोलेंगे राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 826। कितना है?
826, यानी 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सूरसेन जनपद के अंतर्गत नहीं आता? किसकी बात कर रहा है? सूरसेन जनपद की बात कर रहा है। तो सूरसेन जनपद के अंतर्गत हमारा जो अलवर जिला है वो नहीं आता है। अगला है, निम्नलिखित में से टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र किस जनपद के अंतर्गत नहीं आता? और आपको 4 जनपदों के नाम दे रखे हैं, स्वी दे रखा है, अर्जुनायन दे रखा है, मालव दे रखा है, योद्धे। तो जो करेक्ट है वो कौन सा हो जाएगा? मालव। अगला देखिए मेवातियों का प्रसिद्ध नायक कौन सा था जो खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ क्या हुआ था? मारा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी नंबर होगा। कौन सा होगा? डी नंबर। और डी में आपको क्या दे रखा? हसन खां। क्या दे रखा है? हसन खां। अगला क्वेश्चन देखिए 126 में दे रखा, निम्नलिखित में से झालावाड़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? यानी जो झालावाड़ है उसको प्राचीन में किस नाम से जाना जाता है? तो हम बोलेंगे मालवा के नाम से क्या किया जाता है? झालावाड़ को प्राचीन समय में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है? तो चीरवा का शिलालेख देता है। कौन सा? तो हम बोलेंगे कि जो चीरवा का शिलालेख है वो किसकी जानकारी देता है? रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें देता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 128 सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से काले एवं लाल मर्द भांड पाए गए हैं? किसकी बात कर रहा है? काले और जो लाल मर्द भांड थे वो कहाँ से पाए गए हैं? गणेश्वर से, नोह से, गिलून से, इनमें से कोई नहीं। तो बी नंबर क्या होगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हमीर महाकाव्य की रचना की गई? तो जो नैन चंद्र सूरी है उसके द्वारा किसकी रचना की गई? हमीर महाकाव्य की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 130, मारवाड़ राज्य का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा? विश्वेश्वर नाथ रेहू के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? तो हम बोलेंगे विश्वेश्वर नाथ राहु के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें करेक्ट बताना है, असत्य बताना, सॉरी क्या बताना है? असत्य। कालीबंगा सभ्यता जो है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स में से आपको वो बताने हैं जो गलत है या असत्य है। कालीबंगा सभ्यता के मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया जो कि करेक्ट है। खुदाई में गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच के मणिया, खिलौने आदि प्राप्त हुए, ये भी करेक्ट है। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नलियों का प्रयोग किया गया, नालियां बनी हुई थी, ये भी करेक्ट है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी इसमें इनकरेक्ट कोई भी ऑप्शन नहीं है। सारे के सारे जितने ऑप्शन दे रखे हैं वो सब के सब क्या है? हमारे करेक्ट ऑप्शन हैं। अगला देखिए 132, इसमें है निम्नलिखित में से